बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं पेडिग्री एनालिसिस का, एनालिसिस ऑफ ह्यूमन पेडिग्री। इसमें हम पढ़ेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस चार्ट क्या होता है, एम क्या है पेडिग्री एनालिसिस के, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, डिग्री सिंबल, पेडिग्री के सिंबल्स, प्रोब एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, सेक्स लिंक्ड डिजीज़। अब पहले नंबर पे देखिए कि पेडिग्री होती क्या है। ये एक चार्ट होता है जो कि शो करता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ जेनेटिक ट्रेट इन अ फैमिली अक्रॉस जनरेशन्स। जैसे ये एक जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है। हम ये 3 जनरेशन्स को देख रहे हैं और उसमें हम किसी ख़ास ट्रेट को देख रहे हैं कि वो ट्रेट किस किस में प्रेजेंट है और किस किस में एब्सेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हीमोफीलिया के लिए हो सकता है, ये किसी और डिज़ीज़ के लिए हो सकता है। तो कोई ख़ास डिज़ीज़ वो किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है, ये चीज़ हमने देखनी होती है मुख्तलिफ जनरेशन्स में। यहाँ पर आप देख लें, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये आपको 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो पेडिग्री असल में पीछे जो गुजर चुकी होती है ना जनरेशन्स, उनमें एनालिसिस होता है। अब ये पेडिग्री एनालिसिस हमने करना क्यों है? पेडिग्री एनालिसिस से हमें पता चल जाता है मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज़, कि वो जेनेटिक डिजीज़ डोमिनेंट डिजीज़ है या रिसेसिव डिजीज़ है। ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है ये आगे आपको पता चल जाएगा। वी नीड पेडिग्री एनालिसिस टू सी हाउ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। डायरेक्टली पास होते हैं या कैरियर बनते हैं, ये किस तरीके से होते हैं, ये सारा हमें पेडिग्री एनालिसिस से पता चल जाता है। पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंट हो सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, सेक्स लिंक्ड हो सकता है। सेक्स लिंक्ड में फिर आगे 2 टाइप्स हो सकती हैं, एक्स लिंक्ड भी हो सकता है, वाई लिंक्ड भी हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रियल भी हो सकता है। इसमें अब हम देखें ऑटोसोम क्या होते हैं। ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम के अलावा हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे ये ऑटोसोम्स हैं, ठीक है। ये ऑटोसोम से रिलेटेड अगर करैक्टर होगा तो वो ऑटोसोमल ट्रेट कहलाएगा, अगर वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे होगा तो वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाएगा। और अगर इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है, अगर उस डीएनए पे होगा तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रियल कहलाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, पेडिग्री में कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं। ये सिंबल्स हमेशा इसी तरह यूज़ होंगे। मेल के लिए हम इस तरह से स्क्वायर ब्लॉक यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए राउंड ब्लॉक यूज़ होता है। सेक्स अनस्पेसिफाइड, जब पता ही ना हो कि ये मेल है या फीमेल है, तो फिर ये इस तरह का ब्लॉक यूज़ होता है। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ब्लॉक को हम रेड या किसी भी कलर में कर देते हैं। अगर हम पेंसिल से बनाते हैं तो ब्लू होता है, तो हम ब्लू से ही कलर कर देते हैं। मेल और फीमेल में जो मैरिज लाइन होती है वो इस तरह से सीधी लाइन इससे शो कर देते हैं। उसके अलावा फिर हम पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो इस तरीके से शो करते हैं। ये ऊपर पेरेंट्स वाली लाइन होती है, ये मैरिज लाइन है। इससे नीचे जो ये वर्टिकल लाइन है जो कि आगे जाके ब्रांच हो जाती है, ये इनके चिल्ड्रन की लाइन शो करती है। चिल्ड्रन में फिर अगेन ये राउंड होगा तो ये फीमेल होगी और ये स्क्वेयर होगा तो ये मेल होगा। अगर मेल होगा और ये पेरेंट्स को शो कर रहा है, ठीक है, ये फादर, ये मदर और ये इनका अफेक्टेड सन, और ये वाली चीज़ और उसके अंदर 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ पर आप अगेन देख ले कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, और उसके बाद अफेक्टेड जो है उनको हमने कलर किया हुआ है, और जो कैरियर हैं उनको हाफ कलर किया हुआ है। कैरियर को अगर वो कैरियर एक्स लिंक्ड होता है, ऑटोसोमल होता है, तो हाफ कलर कर देते हैं, और अगर एक्स लिंक्ड होता है तो उसके बीच में इस तरह से एक नुक्ता लगा देते हैं। अगर वो बगैर मैरिज के या बगैर ऑफस्प्रिंग्स के डेथ हो जाती है किसी मेल या फीमेल की, तो उसको ऊपर से इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। डिसीज्ड का मतलब है कि उनकी डेथ हो गई है। डाइवोर्स्ड होता है तो मैरिज लाइन के ऊपर से क्रॉस कर दिया जाता है। ये जो एक लाइन इन दोनों को जोड़ रही है, इसका मतलब है कि ये एक पूरा कपल है। ये इस तरीके से आगे जब ब्रांच होके हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही होती है तो ये ऑफस्प्रिंग्स शो करता है। ये ऑफस्प्रिंग्स एक दूसरे से आप देख रहे हैं कि ये इस लाइन के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन जो कपल है वो यूं सीधी लाइन के ज़रिए से कनेक्टेड होता है। अगर अडॉप्टेड होगा तो उसके इर्द गिर्द इस तरह से एक ब्रैकेट होगी।
लेकिन अगर वो फैमिली के इनसाइड से अडॉप्टेड होगा तो वो ब्रैकेट ब्रोकन होगी, लेकिन अगर आउट से होगा अडॉप्टेड तो फिर ये ब्रैकेट आप देखें कंप्लीट होगी। मोनोजाइगोटिक होगा तो ये इस तरीके से करके बीच में लाइन होगी, अगर डाइजाइगोटिक होगा तो ये इस तरह से होने के बाद बीच में लाइन नहीं होगी। और अगर जाइगोसिटी अननोन होगी, पता ही नहीं है कि ये मोनोजाइगोटिक है या डाइजाइगोटिक है, तो फिर बीच में इस तरह से क्वेश्चन मार्क होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये इतना वाज़िया तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो पहला पर्सन आइडेंटिफाई होता है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसको प्रोबैंड कहते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन जैसे यहाँ पर ये आइडेंटिफाई हुआ है, इससे पहले सारी जनरेशन क्लियर आ रही थी, तो ये जो पर्सन होगा ये प्रोबैंड कहलाएगा। हो सकता है कि ये हो ही फर्स्ट पर्सन जो अफेक्टेड है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट पर्सन हो जो डायग्नोज हुआ है, इससे पहले भी हो। स्टूडेंट्स, पहला केस जो हम पढ़ेंगे वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल का मतलब है कि ये सेक्स क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट नहीं है, ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। और डोमिनेंट का मतलब है कि इसका अगर सिंगल जीन, सिंगल अलील भी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो ये डिजीज़ काज करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट अलील है। आपने पीछे जो जेनेटिक्स पढ़ी है उसमें पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके से और इस तरीके से होगा तो डोमिनेंट होगा तो वो अपने आप को शो करेगा, रिसेसिव होगा तो ये अपने आप को शो नहीं करेगा। रिसेसिव अपने आप को तब शो करता है जब दोनों ही अलील रिसेसिव होते हैं। तो चूंकि ये डिजीज़ डोमिनेंट अलील के साथ रिलेटेड है तो डोमिनेंट ने तो अपने आप को शो कर देना होता है सिंगल में भी, तो इस वजह से ये अलील अपनी डिजीज़ को बहुत ज़्यादा शो करेगा। ये जिस भी इंडिविजुअल में होगा उसमें ये अपने आप को शो कर देगा। इसके रिसेसिव होने के, कैरियर होने के चांसेस नहीं होते। इसी वजह से ये किसी भी जनरेशन को स्किप नहीं करता, क्योंकि ये अलील जैसे ही किसी इंडिविजुअल में जाएगा उसने वहाँ पे अपने आप को शो कर देना है, कैरियर वाला चांस नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ एवरी अफेक्टेड इंडिविजुअल आर आल्सो अफेक्टेड, क्योंकि अफेक्टेड इंडिविजुअल के पास 2 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम के ऊपर तो लाजमी ये अफेक्टेड अलील प्रेजेंट होता है, और जिसमें ये अफेक्टेड अलील जाएगा वो इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा, जिसमें ये नॉर्मल अलील जाएगा वो इंडिविजुअल नॉर्मल होगा। तो 50% में ये जाना है, 50% में ये जाना है। इस वजह से 50% ऑफस्प्रिंग्स हर जनरेशन के अफेक्टेड होंगे। इसके लिए जो हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं ये अमूमन हम बनाते हैं कि हेट्रोजाइगोट को हम क्रॉस लिंक करते हैं विद होमोजाइगोट रिसेसिव। ठीक है, ये होमोजाइगोट रिसेसिव है और ये हेट्रोजाइगोट है, तो इनका हम बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स के ये वाला जब इसके साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा, यही वाला ये वाला जब इसके साथ मिलेगा तो ये वाला बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड टाइम में हम देखें कि इसको इसके साथ मिलाएंगे तो ये वाला बन जाएगा, और इसको इसके साथ मिलाएंगे यानी ये वाला और ये वाला आपस में मिलेंगे तो फिर ये वाला बनेगा। सिंपली अगर आपने बहुत ज़्यादा किस चीज़ को याद रखना है इसके बारे में तो वो ये सेंटेंस है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ एवरी अफेक्टेड इंडिविजुअल आर आल्सो अफेक्टेड। जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसकी नेक्स्ट जनरेशन के 50% इंडिविजुअल्स अफेक्टेड होंगे। इस पेडिग्री में आप देखें तो पेडिग्री के अंदर आपको ये मदर और ये फादर, क्योंकि हमने कहा था कि राउंड फीमेल को शो करेगा और स्क्वायर मेल को, और ये इनके बीच में मैरिज लाइन है। तो इनके अब 3 ऑफस्प्रिंग्स हैं, क्योंकि जो लाइन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ना वो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। तो एक ये ऑफस्प्रिंग है इनका, एक ये ऑफस्प्रिंग है, 3 नहीं है सॉरी, एक ये ऑफस्प्रिंग है, 3 अफेक्टेड है। उसके अलावा ये भी इस लाइन से डायरेक्टली, ये इस हॉरिजेंटल लाइन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना वो इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। ये इनकी ऑफस्प्रिंग है और एक ये इनका ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, कौन कौन से ऑफस्प्रिंग्स हैं जो कि इस हॉरिजेंटल लाइन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये वाली इनके बच्चों की लाइन है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और ये इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। इसमें आप देखें कि 1 2 3 सन हैं जिसमें से एक अफेक्टेड है, और इसके अलावा डॉटर्स में आप देख लें, एक ये डॉटर है और एक ये डॉटर है, एक ये डॉटर है, 3 डॉटर्स हैं जिसमें से 2 अफेक्टेड हैं। नेक्स्ट इनके बच्चों की जब मैरिजेस हुई, ये इसका सन और इसकी नॉर्मल फीमेल के साथ मैरिज हुई। अब इसने इनकी जो बेटी है वो
डिजीज्ड है और बेटा नॉर्मल है। इसी तरह से ये नॉर्मल था, ये वाला पेयर नॉर्मल था, तो इनके सारे बच्चे नॉर्मल हैं। ये इसके आगे हमने कोई मैरिज वगैरह शो नहीं की, तो इस वजह से या तो इसकी मैरिज नहीं हुई होगी या फिर ये नेक्स्ट जनरेशन इसकी कंटिन्यू नहीं हुई। इसी तरह से इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर इसकी है, ये इसकी मैरिज लाइन है, इसकी नॉर्मल मेल के साथ मैरिज हुई है और इनके ये 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं। इन 4 ऑफस्प्रिंग्स में से हर 2 मेल में से एक मेल अफेक्टेड है और 2 फीमेल में से एक फीमेल अफेक्टेड है। आप इनके जीन्स भी बना के इनको कर सकते हैं। ये जो अफेक्टेड है इसका जीन होगा इस तरीके से, अलील एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, और ये जो नॉर्मल है इसके दोनों ही रिसेसिव अलील होंगे, ठीक है। और फिर इनको इनके जाइगोट बना के इनके क्रॉसेस करके फिर भी आप पेडिग्री बना सकते हैं। यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक और ऑटोसोमल डोमिनेंट को शो किया हुआ है। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में मेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, मेल नॉर्मल है। फिर इनके ऑफस्प्रिंग्स कौन कौन से हैं, ये और ये, ठीक है। फिर ये इनके ऑफस्प्रिंग्स के लाइफ पार्टनर हैं, इसका ये और इसका ये। जो डिजीज्ड था उसके आगे आप देख लें कि 50% जो नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि 4 में से 2 जो हैं वो अफेक्टेड हैं। ये वाला जो ये सेकंड है इनमें दोनों ही अफेक्टेड हैं, और जो ये वाला है नॉर्मल है तो इनके सारे नॉर्मल हैं। अब हम सेकंड केस देखते हैं, तो वो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है? ये वो डिसऑर्डर है जिसमें रिसेसिव जीन के ऊपर डिजीज़ का अलील प्रेजेंट है। हम इसको ए और ए से सिंबलाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिजीज्ड अलील है वो इसके ऊपर प्रेजेंट होगा, यानी कि रिसेसिव अलील की शक्ल में प्रेजेंट है। अब रिसेसिव होने की वजह से यहाँ पर डिजीज़ तब अपीयर होगी जब दोनों ही रिसेसिव अलील होंगे। अगर एक भी डोमिनेंट होगा या दोनों डोमिनेंट होंगे तो उस वक्त नॉर्मल पर्सन होगा, डिजीज़ नहीं होगी। ये नॉर्मल पर्सन होगा, ये कैरियर होगा। कैरियर भी देखने में बिल्कुल नॉर्मल नज़र आता है, बस उसके पास जीन होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में करैक्टर ट्रांसफ़र कर सकता है। डिजीज्ड हमारे पास यहाँ पर सिर्फ रिसेसिव होमोजाइगस होगा जिसके पास दोनों ही रिसेसिव अलील होंगे। तो इस केस में चूँकि होमोजाइगस रिसेसिव में ही डिजीज़ अपीयर होनी है, इस वजह से डिजीज़ अपीयर होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए कुछ जनरेशन्स ऐसी होती हैं जिसमें डिजीज़ अपीयर नहीं होती, स्किप कर जाती हैं उन जनरेशन्स में। ऑफन स्किप जनरेशन्स व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, अबाउट 1 in 4 offsprings are affected. When one parent has conditions, 1 in 2 offsprings are affected and other half are carriers or all are carriers. ये किस तरीके से ये हम पेडिग्री से देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कि ये एक कैरियर पेरेंट है, ये दूसरा कैरियर पेरेंट्स है, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस में दिखाया है ना कि व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, दोनों अगर कैरियर होते हैं तो आप देखें कि ये वाला, हम इस अलील को ना पहले इन दोनों के साथ देखेंगे। ये वाला अलील जब इसके साथ मिलेगा तो दोनों डबल ए हो जाएंगे। अब दोनों नॉर्मल वाले अलील हैं, हमने कहा था ना कि ये नॉर्मल है और ये अफेक्टेड है, तो ये दोनों नॉर्मल हैं, तो इसके लिए ये पर्सन नॉर्मल होगा, ये पर्सन कैरियर होगा, ये पर्सन कैरियर होगा, और ये एक पर्सन जो है ये डिजीज्ड होगा। तो डिजीज्ड होने के चांसेस कितने हो गए? 4 में से 1, इसको हम लिखते हैं 1 out of 4, ठीक है। व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, अबाउट 1 in 4 ऑफस्प्रिंग्स आर अफेक्टेड। यहाँ पर देखिए इसको इलेबोरेट किया हुआ है कि ये दोनों पेरेंट्स जो हैं, ये इसका ये होगा और इसका ये होगा, ठीक है। ये ऑटोसोमल है, इस वजह से दोनों ही सेम कंडीशन में होंगे। सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं, एक्स और वाई, ऑटोसोम सेम होते हैं दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह था, ये इस तरह था, बज़ाहिर दोनों ही नॉर्मल थे। लेकिन फिर नेक्स्ट जनरेशन में आप जाके देखें कि हमने कहा था कि 4 में से एक अफेक्टेड होगा। ये इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से ये वाला, ये जो 4 इनकी जनरेशन में आए ना, उनमें से ये वाला अफेक्टेड इंडिविजुअल था। इस अफेक्टेड इंडिविजुअल की जब मैरिज हुई एक नॉर्मल पर्सन के साथ, तो अब आप देखें कि नॉर्मल पर्सन के साथ होने की वजह से नेक्स्ट कोई भी अफेक्टेड नहीं आया। क्यों अफेक्टेड नहीं आया? अब इसका ये वाली कंडीशन थी, ठीक है, सॉरी, इसकी ये वाली कंडीशन थी, तभी ये अफेक्टेड आया था, ठीक है। ये अफेक्टेड का जब ये नॉर्मल पर्सन के साथ इसकी मैरिज हुई तो नेक्स्ट में हर एक में एक नॉर्मल अलील लाजमी प्रेजेंट होगा,
ठीक है, ये भी हो सकती है कंडीशन, ये कंडीशन भी हो सकती है और ये कंडीशन भी। तो जो भी इन केसेस में होगा उस पर्सन ने नॉर्मल नज़र आना है। इसलिए जब कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ये डिजीज़ स्किप हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें कि ये इसका नॉर्मल थे दोनों, लेकिन यहाँ पर ये डिजीज़ अपीयर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो कैरियर थे जिनके पास इस तरह से था, अगर उसकी आगे भी कैरियर के साथ मैरिज हो जाती है तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में ये डिजीज़ अपीयर हो जाती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपके लिए कि अगर दो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं और उनके बच्चों में आपको कोई अनअफेक्टेड इंडिविजुअल नज़र आते हैं तो ये डोमिनेंट ट्रेट को शो करता है। और जहाँ पर आपको पेरेंट नॉर्मल नज़र आ रहे हैं और उनमें इंडिविजुअल आगे ऑफ स्प्रिंग्स में कोई अफेक्टेड नज़र आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट को। ठीक है, इस चीज़ को ज़हन में रख लें कि ये डोमिनेंट को शो कर रहा है और ये रिसेसिव को शो कर रहा है। इसी हवाले से अब हमारे पास एक पेडिग्री है, इसको आपने एनालिसिस करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे बताना है कि ये डोमिनेंट केस है या रिसेसिव केस है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव हमने पढ़ लिया है। अब सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स पढ़ने हैं। इसमें एक्स लिंक्ड भी होते हैं, वाई लिंक्ड भी होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल तो इसके अलावा है, इसको सेक्स लिंक्ड में लिख दिया है, ये नहीं इसमें आएगा। ठीक है, ये इसके अलावा केस है। वाई क्रोमोसोम या वाई लिंक्ड ट्रेट क्या होते हैं? वाई क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होता है जो किसी इंडिविजुअल को मेल बनाता है, और एनी जीन ऑन वाई क्रोमोसोम विल ओनली बी पास्ड ऑन टू मेल चिल्ड्रन, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जाता ही सिर्फ मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं जाता, तो ये वाली जो डिजीज़ होगी या करैक्टर होगा ये मेल में ही जाएगा। ये बहुत इजी है, आप देखें कि ये मेल में है तो नेक्स्ट जितने भी मेल हैं वो उनमें जा रहा है ये, क्योंकि ये इसलिए लाजमी मेल में आगे चला जाएगा क्योंकि वाई के साथ कोई और वाई नहीं है जो कि इसको रिसेसिव बनाए। ठीक है, तो वाई पे जो भी जीन होगा वो जिस भी केस में होगा उसने आगे जाके अपीयर हो जाना है। तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में अगर कोई अफेक्टेड मेल है तो उसके जितने भी इंडिविजुअल होंगे, यहाँ पर उसके दो हैं तो दोनों अफेक्टेड हैं, इन दोनों के फिर आगे भी जो मेल हैं वो अफेक्टेड ही हैं। यहाँ इस केस में भी आप देख लें, ये अफेक्टेड मेल था। ठीक है, इसमें ये इसकी फीमेल थी, बेटी थी, ये बेटा था, ये बेटा था, दोनों बेटे अफेक्टेड हैं। बेटे की फिर नेक्स्ट जनरेशन देख लें तो इसके भी दो बेटे हैं। ठीक है, दोनों अफेक्टेड हैं। इस बेटे के आगे देख लें तो इस बेटे के आगे दो बेटे हैं तो वो भी दोनों अफेक्टेड हैं। इस वाले बेटे को देखें, इसका आगे एक बेटा है तो वो भी अफेक्टेड है। इसके बाद हम एक्स लिंक्ड ट्रेट देखते हैं। एक्स लिंक्ड ट्रेट जो है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है। एक्स क्रोमोसोम चूंकि मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। फीमेल में इस तरीके से ये फीमेल होती है और ये मेल और ये फीमेल, तो ये एक्स क्रोमोसोम दोनों में होता है। इस वजह से एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। यहाँ पर इस केस में देखें कि ये फीमेल है, ठीक है, और ये मेल है और फीमेल अफेक्टेड है। फीमेल अफेक्टेड है और इसमें अफेक्टेड जीन जो है वो डोमिनेंट जीन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हम इस तरीके से ये डोमिनेंट जीन और ये रिसेसिव जीन शो कर देते हैं। डोमिनेंट जीन का मतलब क्या है कि सिंगल भी इसका अलील होगा तो डिजीज़ एक्सप्रेस हो जाएगी। जैसे कि ये इस तरीके से है तो भी डिजीज़ एक्सप्रेस होगी, ये दोनों ही डोमिनेंट हैं तो भी डिजीज़ एक्सप्रेस होगी। लेकिन दोनों रिसेसिव हैं, रिसेसिव को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं तो डिजीज़ अपीयर नहीं होगी। यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट, तो मदर अफेक्टेड है। मदर जब अफेक्टेड है तो इसके नेक्स्ट जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे 1, 2, 3 और ये 4 ऑफ स्प्रिंग्स हैं। मदर ने एक्स क्रोमोसोम आगे दोनों केसेस में देना है, यानी सन को भी देना है और डॉटर को भी देना है। तो इस वजह से यहाँ पर आप ज़रा ये देख लें कि मदर, इस केस में जब हम जीन्स बनाते हैं तो हम सिर्फ एक्स पे बनाते हैं क्योंकि वाई पे एक्स का अल्टरनेटिव नहीं होता। तो मेल के पास इसका सिर्फ एक ही होता है और फीमेल के पास दोनों अलील होते हैं। अब चूंकि ये डोमिनेंट अलील की वजह से डिजीज़ है तो डोमिनेंट अलील की इस फीमेल के पास है तो ये डिजीज्ड होगी। जब हमने इसके गेमीट्स बनाने हैं तो ये दोनों एक्स के अलग अलग से गेमीट्स बनेंगे। ठीक है, एक ये वाला गेमीट जो कि अफेक्टेड गेमीट होगा और एक ये वाला गेमीट जो कि छोटा सा सी बनाएंगे हम, जो कि ये नॉर्मल होगा। ठीक है, इसी तरह से ये मेल के गेमीट हैं जो कि नॉर्मल को शो कर रहे हैं, और एक वाई वाला। जब हमने इनका क्रॉस बनाना है ना तो इसका इसके साथ क्रॉस बनेगा,
फिर इसी गैमीट का आगे इसके साथ भी क्रॉस बनेगा, फिर इसका दोनों के साथ बनेगा, और इसका जब इसके साथ बनेगा तो यहाँ पर आप देखें कि ये इसके पास डोमिनेंट एलील है, ये डिजीज्ड होगा, इसके पास डोमिनेंट एलील है, ये डिजीज्ड, इसके पास दोनों नॉर्मल एलील हैं, ये नॉर्मल, इसके पास नॉर्मल एलील है, ये नॉर्मल। तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास जो 50% इंडिविजुअल हैं वो डिजीज्ड हैं और 50% इंडिविजुअल नॉर्मल है। और इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास एक फीमेल और एक मेल डिजीज्ड है, जबकि एक फीमेल और एक मेल नॉर्मल हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को शो किया हुआ है कि ये मदर जो है ये अफेक्टेड थी, तो उसके 50% नॉर्मल हैं और 50% डिजीज्ड हैं, यानी कि इसका एक डिजीज्ड सन, एक नॉर्मल सन, एक डिजीज्ड डॉटर और एक नॉर्मल डॉटर। नेक्स्ट जब मैरिज होगी तो नॉर्मल वाले के सारे नॉर्मल होंगे बच्चे, जो डिजीज्ड सन था चूँकि उसके एक्स के ऊपर डिजीज्ड अलील था, तो एक्स इसने देना है अपनी डॉटर्स को और वाई इसने देना है अपने सन को। तो इस वजह से इसका सन नॉर्मल होगा, लेकिन इसकी हर डॉटर डिजीज्ड होगी, क्योंकि हर डॉटर को इसने एक एक्स देना है और सिंगल एक्स पे भी अगर डोमिनेंट अलील होगा तो वो अफेक्टेड होंगे। और इसी तरह से ये वाले की मैरिज नहीं हुई और ये वाली जो जनरेशन है इसमें फिर ये अफेक्टेड डॉटर थी। तो अफेक्टेड डॉटर के केस में जैसे कि हमने पीछे अभी देखा है कि 50% मेल और 50% फीमेल्स जो हैं वो अफेक्टेड होती हैं। अभी जो पीछे मैंने आपको ग्रीन कलर में बना के दिखाया ना, ये वो वाला केस है कि अफेक्टेड फीमेल है तो 50% सन में से अफेक्टेड होंगे और 50% डॉटर्स में से, यानी 2 हैं तो उसमें से एक अफेक्टेड होगी, ये भी 2 हैं तो उसमें से एक अफेक्टेड है। अब हम स्टूडेंट्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट पढ़ेंगे। तो रिसेसिव ट्रेट में रिसेसिव एलील की वजह से ये डिजीज़ है, जैसे कि, और ये है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो ये फीमेल का केस है और ये मेल का केस है। अब हम हीमोफीलिया इसमें देख लेते हैं, तो ये डोमिनेंट अलील, ये रिसेसिव अलील, तो ये रिसेसिव अलील की वजह से होती है। इस केस में ये डिजीज़ नहीं होगी बल्कि कैरियर होगी, क्योंकि रिसेसिव अलील अगर 2 होते हैं तो डिजीज़ अपीयर होती है, लेकिन मेल में चूँकि साथ में वाई क्रोमोसोम है तो सिंगल अलील भी होगा, तो मेल में रिसेसिव डिजीज़ भी उसी तरह अपीयर हो जाती है जैसे कि डोमिनेंट डिजीज़ होती है। तो यहाँ पर फीमेल में ये तब अपीयर होगी जब दोनों ही रिसेसिव अलील होंगे। इस केस में भी ये फीमेल नॉर्मल होगी और अगर दोनों डोमिनेंट होंगे तो भी नॉर्मल होगी। इसमें अगर दोनों ही इस तरीके से रिसेसिव होंगे तो फिर ही ये डिजीज्ड होगी। तो यहाँ पर देखिए कि मैन ओनली हैव 1 एक्स सो इट इज़ अफेक्टिव, दे एक्सप्रेस द डिसऑर्डर। लेकिन फीमेल में कब एक्सप्रेस होगा, जबकि बोथ एक्स क्रोमोसोम्स मस्ट डिफेक्टिव। यहाँ पर ये केस दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर इन्होंने कलर करके दिखा दिया है, ये डिफेक्टिव एक्स को कलर कर दिया है और नॉर्मल जो हैं एक्स उनको कलर नहीं किया। तो यहाँ पर ये डिफेक्टिव था जो कि मेल के पास था और ये रिसेसिव एलील है। तो यहाँ ये दोनों आपस में मिले तो ये बने, ये और ये वाला मिले तो ये बने, फिर अगली जनरेशन में ये वाला एक्स और ये वाला एक्स बने तो ये मिले, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिले तो ये बनी, और ये वाला वाई और ये वाला एक्स मिले तो ये बने। अब यहाँ पर आप देखें तो जिसके पास ये एक्स है ये एक एक्स कलर्ड है, यानी कि ये डिफेक्टिव है, लेकिन ये नॉर्मल फीमेल होगी, ये भी नॉर्मल फीमेल अपीयर होगी, सिर्फ कैरियर होंगे, यानी इनके पास अलील प्रेजेंट है लेकिन ये नॉर्मल होंगे। ये अलील ये नेक्स्ट जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और दोनों मेल नॉर्मल होंगे। नॉर्मल क्यों होंगे, क्योंकि मेल को फादर ने सिर्फ वाई क्रोमोसोम डोनेट किया है और एक्स क्रोमोसोम फीमेल की तरफ आया है। तो ये रिसेसिव अलील डायरेक्टली, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होते हैं ना, ये डायरेक्टली मेल से फीमेल में नहीं जाते, ठीक है। ये मेल से डॉटर में जाते हैं, डॉटर से आगे उसके अगले सन में जा सकते हैं। यहाँ पर इसी चीज़ को आप देखें कि ये फादर अफेक्टेड है जबकि मदर नॉर्मल है, क्योंकि ये सिंगल अलील ही फादर को अफेक्टेड बना रहा है। सॉरी, ये रिसेसिव अलील की वजह से थी डिजीज़। तो ये सिंगल अलील ही ये मेल को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में आप देखें कि इसके डायरेक्टली किसी भी सन में ये नहीं किया। सन दोनों नॉर्मल हैं,
डॉटर्स में एक ये डॉटर है, बल्कि सन 3 है तो तीनों नॉर्मल हैं। डॉटर्स 2 हैं, दोनों डॉटर्स जो हैं वो कैरियर हैं, क्योंकि मदर से आने वाला एक्स नॉर्मल है, फादर से आने वाला जो है वो अफेक्टेड है, तो दोनों में से एक एक एक्स नॉर्मल है, एक एक अफेक्टेड है। तो चूंकि ये रिसेसिव अलील है, दोनों अफेक्टेड होते तो ही डिजीज़ ने अपीयर होना था। यहाँ पर अब एक अफेक्टेड अलील है, एक नॉर्मल है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक नॉर्मल है, एक अफेक्टेड है, तो डिजीज़ अपीयर नहीं होगी, बल्कि ये कैरियर होंगी। अब जो कैरियर होंगी उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि ये अपना एक्स मेल को भी देंगे, फीमेल को भी देंगे। अब नॉर्मल मेल होने की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में किसी और में तो डिजीज़ नहीं अपीयर हुई, लेकिन जिस मेल को यानी जिस सन को ये एक्स क्रोमोसोम या डिजीज़ वाला, उसमें ये डिजीज़ अपीयर हो जाएगी। इसी तरह से इस डॉटर में भी सन में ये डिजीज़ अपीयर हुई है। तो यहाँ पर इस केस में आप देखें स्टूडेंट्स के फादर से ये डॉटर्स में गया और डॉटर्स से फिर आगे ये सन में गया। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो होता है वो डायरेक्टली मेल से मेल में नहीं जाता, ये पहले फादर से डॉटर में जाता है और डॉटर से फिर नेक्स्ट जनरेशन के मेल में जाता है। और डॉटर्स जो हैं उनमें अगर दोनों अलील रिसेसिव के होंगे तो वो अफेक्टेड होंगी, और ये तब पॉसिबल है कि अगर कैरियर डॉटर की नेक्स्ट आगे किसी डिजीज्ड के साथ मैरिज होती है, तो इस केस में ये पॉसिबल होता है, लेकिन यहाँ ये बहुत कम चांसेस होते हैं। इस वजह से ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है ये फीमेल्स में बहुत कम अपीयर होता है, ये अपीयर मेल में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर इसका सिंगल अलील भी उनको डिजीज़ को अपीयर कर देता है। अब हम लास्ट केस यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये आप देखें कि ये हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, कुछ जीन्स इसके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये जीन्स भी नेक्स्ट जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये एग के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, जबकि ये स्पर्म जो कि सिर्फ न्यूक्लियस लेके आता है, इसमें जब ये फ्यूजन होती है तो न्यूक्लियाई दोनों के फ्यूज़ होते हैं, लेकिन बाकी की ऑर्गेनेलीज सिर्फ मदर की होती हैं। इस वजह से चूँकि नेक्स्ट जनरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया फादर डोनेट नहीं करता, ट्रांसफ़र नहीं करता किसी भी ऑफस्प्रिंग को, इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स हैं ये सिर्फ मदर से ही ऑफस्प्रिंग्स में जाते रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर जितने भी जीन्स होंगे वो मदर के ही एक्सप्रेस होने हैं, किसी भी केस में फादर के एक्सप्रेस नहीं होंगे माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। इस वजह से अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके तमाम ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड होंगे, लेकिन अगर फादर अफेक्टेड है तो उसका कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं होगा। इस केस में आप देख लें, मदर अफेक्टेड थी, उसके 2 बच्चे दोनों अफेक्टेड। अब ये मदर अफेक्टेड है, उसके 3 बच्चे तीनों अफेक्टेड। फादर अफेक्टेड है लेकिन उसके तीनों बच्चे नॉर्मल हैं। फिर यहाँ पर मदर अफेक्टेड है तो उसके आगे तीनों अफेक्टेड हैं, फादर अफेक्टेड है तो उसके आगे दोनों नॉर्मल है। ठीक है, तो ये जो केस है इसमें मदर से जीन ट्रांसफ़र होता है, फादर से ट्रांसफ़र नहीं होता। यहाँ से इस केस में भी देख लें, मदर अफेक्टेड है, उसके ये और ये 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं, 4 के 4 अफेक्टेड हैं। अब हर एक की मैरिज हुई है, इसकी नॉर्मल से हुई है, लेकिन चूंकि ये फीमेल है इसने ट्रांसफ़र करना है, इसके सारे इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं। ये फादर है, इसके सारे नॉर्मल हैं। ये मदर है, इसके सारे अफेक्टेड हैं। ये फादर है, इसके सारे नॉर्मल हैं। तो अगर फादर अफेक्टेड होता है तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर मदर अफेक्टेड है तो नेक्स्ट जनरेशन में मेल और फीमेल सब में वो जीन्स जाएंगे, क्योंकि मदर ने ही माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स आगे ट्रांसफ़र करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो जहाँ से समझ नहीं आती आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इसको दोबारा सुनने की कोशिश करें, उससे रिलेटेड पेडिग्री को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।